याद है कि पिछली क्लास में शायद मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन एक्स फंक्शन होता है, मैंने साइन एक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और साथ ही साथ साइन एक्स पे बनने वाला एक जो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब हम जो क्वेश्चन को उठाने वाले थे, हमारी प्रश्नावली जो 3.2 बनने वाली है, अपनी पर्टिकुलर एनसीईआरटी के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, क्लास 11th के। तो वहाँ से दरअसल होता ही है कि पहला जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करा है वो कास एक्स का फंक्शन दिया है, कास इनवर्स वाला फंक्शन गिवन है। तो जो कास का जो फंक्शन गिवन है उसको सॉल्व करने से पहले 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कास के ग्राफ को देखेंगे। और कास के ग्राफ अगर बहुत अच्छे से आपको आते हैं, कास एक्स फंक्शन का ग्राफ, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कास के बारे में जो भी रिलेटिविटी है उनको आप अच्छे से बना भी पाएंगे। तो चलिए इसको खूब अच्छे से हम देखेंगे एक बार कि क्या होते हैं कास फंक्शन, उसकी ग्राफ कैसे लाई करती है एक चतुर्थांश में, और साथ ही साथ जो ग्राफ होते हैं ग्राफ के बिहाफ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ कहाँ कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव एंड किधर को निगेटिव होती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे से ये भी देखेंगे कि इसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। दरअसल जो आप ये देख रहे हो ना, ये कास का ग्राफ है। मैं डायरेक्टली इसको इसलिए बना दिया कि आप इसको समझ पाओ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अपना ओरिजिन है, मूल बिंदु, जिसे आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, तो कहीं ना कहीं एक दो चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि कभी भी एक अक्ष पे आप कोण को लेते हैं, एंगल को लेते हैं, आप वाई एक्सिस पे वैल्यू को लेते हैं, जो फलन में एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आने वाली है। तो फलन में अगर आप 0 डिग्री लेते हैं, कास की यहाँ एक्स के जगह पे 0 डिग्री, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कास 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर इस पीक की ऊंचाई में ये वाला 1 ले लूँ कि ये वाला पीक अगर अपना 1 यूनिट ऐसे, तो कुल मिलके 0 डिग्री पे जो स्टार्टिंग होनी चाहिए थी फंक्शन की, काश 0 डिग्री पे जो फंक्शन की स्टार्टिंग होनी चाहिए थी 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, यानी कि ग्राफ यहाँ 1 से स्टार्ट होगा। अब किधर को जाएगा एक बार उसको ट्राई करते हैं ना। तो हम पता करेंगे कि जैसे जैसे कास थीटा की वैल्यू हम 0 से बढ़ाते हुए 30, 45, 60, 90 वगैरह की तरफ लेके जाते हैं। अब ध्यान से देखो कि दरअसल होता ही है कि जैसे जैसे हम कास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ाते हैं, इसमें कास की जो वैल्यू निकल के आती है वह 1 से लेके धीरे धीरे घटती है, घटते घटते π/2 यानी कि 90 पे जाते जाते 0 मान दे देती है। कास 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये छोटी चीजें कहीं ना कहीं आप जो यहाँ से यहाँ तक की मैंने जो ग्राफ बनाया है उसको आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम कास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ाते हैं, ग्राफ की वैल्यू 1 से धीरे धीरे खिसकती हुई 0 पे आके रुकती है। और साथ ही साथ एक और चीज देखिए, जैसे जैसे 90 डिग्री के बाद हम ये पाई, ये जो मैं लाइन लिया हूँ ये वाला पाई है, यहाँ जो पॉइंट है वो अपना पाई है ऐसे। तो जो अपना ये पॉइंट पाई है, यहाँ तक जैसे π/2 से पाई तक फंक्शन में दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से आप देखो ध्यान से, ग्राफ किधर को गया है, नीचे को गया है। ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली होती है -1 यूनिट, ऐसे -1 यूनिट। तो आप ध्यान से देखो π/2 पे, यानी कास 90 डिग्री पे फंक्शन की वैल्यू 0, कास एक्स के फंक्शन के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जैसे जैसे इसकी वैल्यू हम पाई की तरफ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कास थीटा की वैल्यू धीरे धीरे -1 की तरफ अग्रेसिव होती है ऐसे। और धीरे धीरे अगर यहाँ से पाई से देखें कि यानी कि ये वाली अगर वैल्यू पाई है कि पाई पे फंक्शन की -1 वैल्यू निकल के आती है, यानी कास 180 डिग्री की जो वैल्यु होती है -1 होती है। लेकिन अगर यहाँ से पाई से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, मतलब कि 180 डिग्री से आगे बढ़ें, तो जैसे जैसे 180 डिग्री से आगे हम 3π/2 यानी कि 270 तक जाते हैं, वहाँ तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो दरअसल -1 से उठ के धीरे धीरे 0 की तरफ जाती है। और साथ ही साथ ये 270 डिग्री से यहाँ पे अपना ये 2π का ग्राफ है, मैंने 2π को ये लाइन एक ले लिया हो यहाँ पे, ये अपना 2π है ऐसे। तो 3π/2 यानी कि 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जो फंक्शन की वैल्यू है फिर एक बार उठ रही है ऊपर को यहाँ से, लेकिन ऊपर को उठ रही इधर को जा रही, इसका मतलब कि 0 से उठ के जो पिक बनती है ऊंचाई पे 1 तक पहुंचती है। तो कुल मिलके ये थोड़ा सा अपना यहाँ से फिर एक बार समझो कि जैसे जैसे कास थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में पहुंचती है, वैसे वैसे अपना कास का जो वैल्यू निकल के आता है वो 1 और -1 के बीच में आता है ऐसे, 1 और 0 के बीच में, 1 से 0 तक वैल्यू निकल के आती है। और साथ ही साथ दरअसल जैसे जैसे आप 90 डिग्री से 180 डिग्री तक अपना फंक्शन की वैल्यू लेते हैं पर्टिकुलर कास का, तो वहां पे इस ग्राफ को देख के मेरे को बताओ कि 90 से लेके 180 तक के बीच में फंक्शन क्या दरअसल आपको दिखा रहा है कि यहाँ से 0 से लेके फंक्शन की वैल्यू -1 तक पहुंची। तो इस तरह से 0 से लेके फंक्शन में -1 तक वैल्यू ऐसे आती है, ऐसा कुछ।
दूसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में जो अपना अगर देख रहे होंगे तो -1 से धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती हुई 0 के पास पहुंचती है। अब फिर जैसे जैसे ग्राफ यहाँ से ऊपर को पहुंचता है पॉजिटिव वैल्यू देती है। मेरा मकसद ये सब 1 और -1 बताने से नहीं है, मैं खाली बताना चाहता हूँ कि पहले चतुर्थांश यानी 0 से लेके π/2 तक जो फंक्शन की वैल्यू है पर्टिकुलर कास्ट की, वो पॉजिटिव वैल्यू देती है। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ π/2 यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जाते हैं, वहाँ तक फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव की ओर जाती है, यानी 0 से -1 के बीच में होती है। और साथ ही साथ पाई यानी कि 180 से 270 डिग्री के बीच में पहुँचते हैं, तो वहाँ भी -1 से धीरे धीरे जो फलन की वैल्यू होती है 0 की तरफ एग्रेसिव होती है। तो कुल मिल के अगर हम ये बोलें कि पहले चतुर्थांश में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे में आके यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, फिर तीसरे में जाके यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, लेकिन चौथे में फिर 270 से एबव और 270 से एबव और 2 पाई यानी कि 360 तक की जो वैल्यू देती है वह cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू देती है। लेकिन कुल मिल के इस ग्राफ को देख के एक बात तो समझ में आ रहा है कि साइन और इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। साइन और cos के ग्राफ में थोड़ा सा अंतर ये है कि साइन की स्टार्टिंग मूल बिंदु से होती है, हर जगह पी की ऐसे ही ऐसे बनती है। हाँ, इसको देख के एक बात कंफर्म हो गया कि जैसे जैसे साइन के पीक में ऊंचाई 1 मिली थी और जो ये वाला लोअर पीक बन रहा है यहाँ पे ऊंचाई अपनी -1 यूनिट मिली थी, ये गहराई अपनी। तो कुल मिल के इतनी बातें तो समझ में आ गई कि थीटा की वैल्यू आप कुछ भी बढ़ा लो, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी बढ़ा लो, ऑल रियल नंबर कुछ भी रख लो, जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। तो कुल मिल के मेरे को ना यहाँ थोड़ा सा डोमेन लिख देना चाहिए इस फंक्शन का, साथ ही साथ रेंज लिख देना चाहिए। तो जो डोमेन इस फंक्शन का बनेगा, जो प्रांत बनेगा इस फंक्शन का, डोमेन का मतलब कि आप इसमें क्या पुट कर सकते हैं। तो हम इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए पुट ना कर पाए। जैसे आप ऑल रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं खाली इमेजरी नंबर को छोड़ के, तो वही ऑल रियल नंबर। अच्छा, डोमेन का मतलब किसको किसको समझ में आता है? डोमेन का सीधा मेरा मतलब ही होता है कि ये फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब कि x के कौन कौन से मानों के लिए ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है। डिफाइंड का मतलब कि कभी अनडिफाइंड वैल्यू ना दे, मतलब इन्फिनिटी वगैरह की तरफ फंक्शन अग्रेसिव ना हो। तो कुल मिलकर आपको समझ में आता है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कभी भी इन्फिनाइट वैल्यू नहीं देती है। तो कुल मिलकर आपको ये याद रखना है कि जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, बट जो रेंज है, रेंज पर्टिकुलर cos थीटा का जो रेंज होता है वो आपको पिक देख के समझ में आ गया होगा, ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि कुल मिल के कुछ भी कर ले, ऑल रियल नंबर कुछ भी पुट कर लो, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, जो फंक्शन की जो वैल्यू बन के आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी। तो ये जो रेंज बनता है -1 से +1 के बीच बनता है। तो कुल मिल के खाली इतनी बातें आपको जाननी थी। cos थीटा के बारे में केवल इतनी बातें आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए पर्याप्त है। एक बार थोड़ी सी ये बातें और याद रखिए कि पहले चतुर्थांश में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव, तीसरे में भी निगेटिव, चौथे में पॉजिटिव होता है। तो एक क्वेश्चन लेंगे बुक का, है ना, अपने प्रश्नावली पर्टिकुलर ये मैं 3.2 का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। और ये क्वेश्चन करने से पहले आप इसको नोट करिए। ये अपना क्वेश्चन था पर्टिकुलर कि cos थीटा यानी कि cos x की जो वैल्यू गिवन है पर्टिकुलर यहाँ पे वो -1/2 है, लेकिन उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बात लिखा है कि जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में हो तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान फाइंड आउट करना है आपको। चलिए कहीं थोड़ा सा मैं एहसास आपको दिला दूं कि अभी cos के बारे में मैंने चर्चा किया था ना कि जो cos x फंक्शन है वो दरअसल उसकी वैल्यू पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है, दूसरे में निगेटिव होती है, तीसरे में भी निगेटिव होती है, चौथे में पॉजिटिव होती है। अगर ये चीज लिख के अगर वो ना बोलता, हमें ऐसे भी पढ़ने की आदत है कि cos x = -1/2, बट इतनी जरूर कंफर्म आप कर लेंगे कि cos थीटा की वैल्यू दूसरे और तीसरे में निगेटिव होती है। हाँ, लेकिन इतना कंफर्म नहीं हो पाएगा कि पर्टिकुलर किस चतुर्थांश में निगेटिव होती है। तो उसने थोड़ा सा इसीलिए इस बात को लिख रखा है कि कहीं ना कहीं जो x की वैल्यू वो तीसरे चतुर्थांश में देने को होता तो दूसरे में भी दे सकता था, बट पहले और चौथे में cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो चलिए एक बार ना इसे एकदम एक जो नहीं होता स्मार्ट वर्क से इसको सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ दूसरा एक अपना जो वही हाई स्कूल की टेक्निक होती है उसको सॉल्व कर देंगे। तो एक बार हाई स्कूल की टेक्निक से इसको सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ कि सिंपल वे में अगर इसको सॉल्व करना हुआ तो हम ये बात तो कन्फर्म सीख गए कि cos थीटा की वैल्यू तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होती है। तो इसके लिए एक ज़रूरत ये होती है कि आप इस तरह के फार्मूले पढ़े होंगे कि अगर ये कोई इस टाइप से अगर कोई फंक्शन गिवन है तो उसमें कम से कम ABC एक समकोण त्रिभुज मान लिया जाता है, जिसमें B यहाँ पे समकोण है ऐसे। और साथ ही साथ हम इसे ही समझेंगे कि cos थीटा एक अपने मन से यहाँ x कोई वैल्यू ले लेते हैं, या तो x को आप यहाँ C के जगह पे ले सकते थे, नहीं तो यहाँ पे ले सकते थे। और साथ ही साथ आप इसको ये देखो ना कि ये निगेटिव है तो मेरे से निगेटिव से कोई मतलब नहीं रखना है कि ये निगेटिव है कि नहीं है,
बस मेरे को ये समझना है कि तीसरे चतुर्थांश में है, या जो हमने अप्लाई करने के बाद, जो आंसर लाने के बाद बस ये देखेंगे कि तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलनों के मान निगेटिव होते हैं। तो एक बार इसे देखिए तो ध्यान से कि कास थीटा बराबर 1/2 लिखा है। हमने फार्मूला पढ़ा है कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू, अगर ये आधार है 1, तो ये वाली जो अपना कर्ण है ये वाला है 2, ऐसे है। अच्छा, मैं निगेटिव को इग्नोर इसलिए कर रहा हूं कि कास थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव तो होती ही है। अगर यहां से आप BC को फाइंड आउट करना चाहें तो BC जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा √3, क्योंकि आपको निकालने आ रहा होगा ही कि कर्ण के स्क्वायर में से ये आधार का स्क्वायर अगर घटा लेते हैं तो अपना लंब का स्क्वायर बच जाएगा, फिर से लंब की जो वैल्यू निकल के आएगी √3 निकल के आएगी। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, तो अब चाहिए अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान। तो चलिए, हमें जरूरत है कास की वैल्यू दिया है तो sin x निकालने की। तो sin x बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि ये वाला हो जाएगा √3/2। साथ ही साथ ये आपको कास के बाद साइन हो गया, साइन के बाद अपना होता है tan। तो tan x की जो वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है अपना √3, आधार है अपना 1 यूनिट। तो ऐसे लिखेंगे, या इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उसके बाद पूछा है काट x की वैल्यू। तो काट थीटा इक्वल टू पढ़े आधार बटे में लंब, यानी कि 1/√3। एक और दो चीजें इसमें होनी चाहिए थी, एक सेक x की वैल्यू चाहिए थी। तो सेक x बराबर होता है बाबू अपना कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है 2, अब बटे में आधार है अपना 1, कुछ ऐसे लिखेंगे। और साथ ही साथ मेरे को कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो COSEC कोसेक x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी साइन का भी उत्क्रम, साइन तो √3/2 है। तो इसका मतलब कि 2 बटे में √3। अरे फार्मूला भी पढ़ रखे होंगे आप कि कर्ण बटे में लंब होता है। चलिए, ये तो एक हो गई मतलब सॉल्व करने के बेसिक टेक्निक। बट ये भी आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ऐसा इसलिए कि आप इसको एक बार पढ़ के समझो कि तीसरे चतुर्थांश में अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान चाहिए। तो कम से कम ये मेरे को पता कर लेना चाहिए कि तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी निगेटिव होती है। तो किसकी पॉजिटिव होती है आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव होती है tan और tan का व्युत्क्रम काट का, बाकी सभी का आंसर निगेटिव होता है। तो आप वही काम करो, सबके आगे निगेटिव लगा दो बस tan और काट को छोड़ के। तो यहाँ पे इसको निगेटिव करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसको निगेटिव करना है, इसको निगेटिव करना है। और यहाँ 1 को बटे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही यहाँ 1 को लिखने की आवश्यकता है। आप इसको ध्यान से देखो, आपकी जो चीजें बननी चाहिए थी वो बन गई। तो समकोण त्रिभुज अगर वगैरह इसकी हेल्प से अगर सहायता करते हैं, माने इसको समकोण त्रिभुज की हेल्प से अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली सबका आंसर निकल जाता है। एक बार यहाँ पे एक भुजा की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद सारे काम आराम से बन जाते हैं। तो ये हो गया एक छोटा सा अपना बेसिक सॉल्व करने का तरीका। लेकिन एक तरीका और होता है कि आप रिलेशन से फाइंड आउट करें। जैसे कास का रिलेशन साइन के साथ होता है, तो वहां से रिलेशन में अपना निकल के मान चला आएगा। साथ ही साथ कास का रिलेशन एक सेक के साथ होता है कि जो कास की वैल्यू होती है वो सेक के व्युत्क्रम होती है, या जो सेक की होती है वो कास की भी व्युत्क्रम होती है। तो इस तरह से वहां से भी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले कि इसको नोट करिए, फिर उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, इसको जो अपनी एक स्मार्ट जो टेक्निक होनी चाहिए थी सॉल्व करने का, उस टेक्निक से देखेंगे। तो चूंकि कास एक्स की वैल्यू दिया है, तो यहाँ मैं इसको इससे सॉल्व कर रहा हूँ कि कास एक्स बराबर इतना, तो सेक एक्स जो होता है वो कास एक्स का व्युत्क्रम होता है। तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 बटे में -1। तो 2 बटे -1 लिखने के बजाय आप आराम से इसे खाली -2 लिख लीजिए। तो कास के साथ साथ सेक की वैल्यू मिल गई। अब मेरे कुछ साइन की वैल्यू, तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो √1 - cos x² की होती है, ऐसे। तो इसका मतलब कि जो साइन एक्स की वैल्यू निकल के आनी चाहिए थी वो √1 - cos x की तो वैल्यू फाइंड आउट है ना यहाँ पे। तो यानी कि -1/2 का स्क्वायर ऐसे करना था आपको, ऐसे। तो यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है 1 माइनस में ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला 1/4 हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला निकल के आएगा 3/4 अंडर रूट में। और जब इसे अंडर रूट से आप बाहर लेंगे तो कहीं ना कहीं अंडर रूट में 3/2 प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी आप अंडर रूट वाली संख्या, यानी कि कोई भी संख्या जिसका आप रूट वगैरह निकालते हैं, स्क्वायर रूट, तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन जोड़ना होता है। तो चलिए, एक बार तो इसको मैंने लिख तो लिया, बट आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा है। और साइन थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर तीसरे चतुर्थांश मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था कि निगेटिव होती है। तो जब निगेटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू मेरे को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे खाली √3/2 निगेटिव साइन के साथ। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? पर्टिकुलर साइन की हो जाएगी।
तो यहाँ से 3 चीज़ें बन गई, साइन हो गया, कास हो गया, अब उसके बाद सेक हो गया। अब मेरे को ज़रूरत है यहाँ से आपको अगर वैल्यू मिल जाती है साइन की, तो साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो मेरे को कोसेक का मिल जाएगा। तो चूंकि कोसेक एक्स साइन का व्युत्क्रम है, या साइन की वैल्यू प्लस साइन हटा लीजिए क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में मेरे को फाइंड आउट करना था, तो क्या बन के आएगा, ये आएगा माइनस में 2/में √3, कुछ ऐसा बन के आएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 हो गया। अब एक मेरे को चाहिए था tan की वैल्यू, तो अच्छी तरह से पता है कि जो tan x की वैल्यू निकल के आती है वो sin x अपन cos x की इक्वल होती है। तो sin x की वैल्यू ये वाली है कि -√3/2। अब पूरा के बटे में ये वाला चीज नोट करा है कि -1/2, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट करिए, 2 से 2 को कैंसिल आउट करिए, आंसर कितना आया, खाली √3 आया। ऐसे इसका मतलब जो tan x की वैल्यू है वो खाली √3 है। तो tan x की वैल्यू मिल गई, उसके बाद काट x की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी चीज़ है, tan की जो वैल्यू होती है उसी का मतलब व्युत्क्रम फाइंड आउट कर देते हैं। तो ये वाला बन जाएगा 1/√3। मेरे को उम्मीद है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अच्छे लेवल से समझ में आया होगा। मैंने 2 टेक्निक आपको इसलिए बताया कि जो आपको आसान लगे उसी से आप सॉल्व करो, बट ये वाली जो चीज़ें ना सॉल्व करने की थोड़ी सी अच्छी होती है, क्योंकि मतलब यहाँ पे आप सर्व समीकाओं को भी अच्छी तरह से सीख चुके हैं, व्युत्क्रम का रिलेशन भी सीख चुके हैं, और ये पर्टिकुलर 11th को पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी जो हाई स्कूल की चीज़ें हैं वो अपनी उसको इग्नोर करना होता है। ऐसा नहीं कि उसको भूलना है, थोड़ी इग्नोर करके चलना है कि उससे एक्स्ट्रा भी कोई ऐसा कोई टेक्निक है क्या जिससे हम सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो ये रिलेशन बेस्ड था कि मैं रिलेशन फाइंड आउट कर करके यहाँ से सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर रखा है। चलिए फिर हम आगे दूसरे क्वेश्चन को नोट करें। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए सिलेक्ट करा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए मैं पहला बताया हूँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब के सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। केवल इतनी अगर आपको नॉलेज है कि कहीं ना कहीं कास थीटा, साइन थीटा, जितने भी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, इन 6 की वैल्यू किस किस चतुर्थांश में पॉजिटिव, कौन से चतुर्थांश में निगेटिव होती है, अगर इतनी बातों की जानकारी है आपको तो कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन लेंदी नहीं है अपने। तो ये थोड़े से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में साइन का, tan का, जितने भी कुछ फंक्शन गिवन है और उनमें कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोला है। पूछा है कि क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि साइन 765 डिग्री का मान, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि हमें अपनी शुरुआती दौर में क्लास में केवल इतना ही पढ़ाया जाता था कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो स्टैंडर्ड लेवल के एंगल होते हैं, जो स्पेशल कोण होते हैं, कुछ विशेष कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना, इनके टेबल को याद करना, ये सब हमने सीखा है। बाकी के थोड़ी सी वैल्यू बहुत जब बड़े होते हैं तो उनको कुछ जो पूरा कोण वाले जो अपने फंडामेंटल है ना, जैसे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, वहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा सेपरेट करना होता है। वही सारी चीज़ें होती है जो क्वेश्चन को शॉर्ट करती हैं। तो चलिए जब कुछ वैल्यू अगर यहाँ पे ना 360 से अगर एक्स्ट्रा हो जाती है, 360 से ऐसा हो कि 2 गुना 3 गुना मल्टीपल में अगर कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो तब उसको ना मल्टीपल में तोड़ते हैं, 360 के मल्टीपल में तोड़ते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये 360 का शायद मल्टीपल हो सकता है। ऐसे अब देखो ध्यान से कि या तो 360 के मल्टीपल से थोड़ा सा कम है, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो 360 का अगर 2 बार मल्टीपल करते हैं तो 720 होता है। तो कुल मिलके 360 का 2 बार मल्टीपल करने से 720 हुआ, लेकिन ये 720 से 45 डिग्री और एक्स्ट्रा है। तो क्यों ना हम इस बात को, जो यहाँ पे एंगल गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 765 इज इक्वल टू, मैं लिखा कि 2 मल्टीपल 360 प्लस में 45 डिग्री और ऐसा कुछ। अब देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा। 2 का 360 में मल्टीपल करेंगे 720 और उसमें 45 ऐड करेंगे तो फिर से ये वाला अपना कोण बन के चला आएगा। बट यहाँ पे आपको इसके स्थान पे ये पुट करने हैं, तो ये मैं लिखूंगा कि 2 मल्टीपल 360 अब प्लस 45 डिग्री। अच्छा, मैंने इसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पढ़ाया है हाई स्कूल की, जब मैंने क्लासेज आपको ले रखा था तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे इस 2 का बहुत मतलब नहीं होता है। यहाँ पे एन रहे, कुछ भी रहे, मतलब यहाँ पे 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25 कुछ भी रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस इस फार्मूले को ये पता करके चलना है कि ये लिखा है कि साइन 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है वो साइन थीटा ही निकल के आती है। यानी कि साइन मतलब कुल मिलके फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि साइन एन मल्टीपल 2 पाई अब प्लस माइनस थीटा, कुछ इस टाइप का। तो ये सभी फार्मूले जितने इस बेस पे ऑपरेट करते हैं, मतलब कि अगर प्लस में रखता हूँ प्लस,
तो कुल मिल के आपको यही सोचना है कि घूम के किसी तरह से 2 राउंड 3 राउंड यानी कि n राउंड मूव करने के बाद फिर से ये एंगल पहले चतुर्थांश में आके शिफ्ट हो गया है। तो कुल मिल के बस ऐसे सोचना है इसको, n के कोई मतलब नहीं है फिलहाल यहाँ पे, ये लिखना है 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा से तात्पर्य होना चाहिए कि अपना कुल मिल के 360 प्लस थीटा। और 360 प्लस थीटा की जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, जैसे जैसे क्वेश्चन को सेट करना होता है, जैसे जैसे फार्मूलों पे अच्छी पकड़ होगी कि यानी साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होती है, तो कुल मिल के वैसे ही लिखा है कि साइन 2 मल्टीपल 360 प्लस थीटा यानी कि साइन थीटा, और ये है साइन 45, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो कुल मिल के इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और जो क्वेश्चन इसमें गिवन है बुक में, अपने कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू रेडियन में गिवन है, तो आप उसको साधारण तरीके से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहें, देखिए 2-3 तरीके हैं, या तो रेडियन से बहुत अच्छे से पकड़ लेते, रेडियन से रेडियन में ही कैलकुलेट करके वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है। बट अगर उतनी अच्छी जानकारी नहीं है आपको, थोड़ी बेस की कहीं ना कहीं कमी है, तो इसके लिए चाहिए कि जो अगर यहाँ पे गिवन फंक्शन में ये पर्टिकुलर जो थीटा की वैल्यू रेडियन में है, तो आप उसे कन्वर्ट करिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे आसान तरीके से फिर इस तरह से ब्रेक करके तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आज तक आज यही श्रृंखला रोकेंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उसे आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से एक सोल्यूशन पार्ट क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे के सेशन कल से स्टार्ट करेंगे।